हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कनौजपुर कहकर एक गांव में रीमा अपनी सास मधुमालती के साथ रहा करती थी। रीमा के पति का नाम निहार होता है और ससुर का नाम अमिताभ। पूरा परिवार बहुत खुशी से एक साथ रहता था। ये लीजिए ससुर जी, ये आपके पसंदीदा मालपुए, और निहार जी आपके फेवरेट छोले भटूरे। आहा, आज तो खाने में मजा ही आ गया। माँ, रीमा बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। हाँ रीमा बहू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। ये लो बहू, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। अमिताभ रीमा को एक लिफाफे में कुछ पैसे डालकर देता है। लेकिन ससुर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप और सासू माँ तो आप दोनों का हाथ मेरे सर पर ही है, इसीलिए आप दोनों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मैं जानती हूँ। कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है मुझे। सच में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। भगवान ऐसी बहू हर सास को दे, और ऐसी बीवी भी हर किसी को दे। अमिताभ और निहार दोनों बाप बेटे के गहनों का कारोबार पूरे गांव में मशहूर होता है और दोनों ही कड़ी मेहनत करके खूब पैसे कमा लेते हैं। ये लो मधुमती, ये लो रीमा बहू, हमारी ज्वेलरी की कंपनी के ब्रांचेस अब शहर में भी खुलने वाले हैं। बिजनेस एक्सपेंड होने की खुशी में पापा ये आपको दे रहे हैं। माँ रीमा, जाओ जाकर जल्दी से कुछ मीठा बनाओ और भगवान जी का भोग लगाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। इस खुशी के मौके पर तो मैं कान्हा जी को एक पूरा बड़ा माखन का कनस्तर भोग में चढ़ाऊंगी। मधुमालती मंदिर में कान्हा जी को माखन का कनस्तर भोग लगाती है और पूरा परिवार मिलकर पूजा आरती करता है। परिवार में खुशियों ने दस्तक अभी दी ही थी कि तभी एक दिन अचानक से निहार और अमिताभ की मौत हो जाती है। वो भी एक बस एक्सीडेंट में। उनकी डेड बॉडीज को वहां की वहां ले जाया जाता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मधुमालती और रीमा दोनों ही पूरी तरह टूट जाते हैं। नहीं नहीं अमिताभ जी, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी बार देखा भी नहीं आपको। मेरा बेटा, मेरा निहार, क्या हो गया ये? अब हम दोनों कैसे जिएंगे आप दोनों के बगैर? लौट आइए ना। दोनों सास बहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बाद उन्हें उस घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके घर की जगह पर एक अमीर आदमी अपना शोरूम बनवाना चाहता है। दोनों दुखी और बेसहारा सास बहू अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकती हैं। रीमा, हमें जेठ जी यानी तेरे ताऊ अमिताभ जी के बड़े भाई सुरेंद्र जी से मदद लेनी चाहिए। ऐसे कठिन समय में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ सासू माँ, ठीक है, चलिए। रीमा और मधुमालती दोनों ही सुरेंद्र के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। जेठ जी हमारी मदद कीजिए। अमिताभ जी और निहार के जाने के बाद हमारा हाल बेहाल हो चुका है। खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। हाँ ताऊ जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कुछ दिन आपके यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। लेकिन मदद के हाथ बढ़ाने की जगह सुरेंद्र तो मधुमालती और रीमा पर गुस्से से चिल्ला पड़ता है। अरे निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं करने वाला। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। सुरेंद्र उन दोनों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। बेचारी सास बहू अब जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगती हैं। एक रोज वो जंगल में कुछ मुर्गियों को आते हुए देखती हैं। वो मुर्गियां बड़ी ही खुशी से उन दोनों के पास आती हैं और उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे, ये मुर्गियां हैं कि हमसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। हटो। इन्हें हम हमारे पास ही रख लेते हैं। लगता है हमारी ही तरह इनका भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हो। इनके अंडों से हम ऑमलेट ठेला भी खोल सकते हैं।
मैंने देखा है, स्टेशन के पास कई सारे ठेले हैं जहाँ के लोग उन ठेलों के जरिए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। सच में बहू, अगर ऐसी बात है तो ये तो किस्मत ने ही इन मुर्गियों को हमारे पास भेजा है। दोनों सास बहू अपना ऑमलेट ठेला खोलने का तय करती हैं और दोनों ही साथ मिलकर ऑमलेट बनाती हैं और ठेले पर बेचती हैं। ऑमलेट ले लो, ऑमलेट, मजेदार और स्वादिष्ट ऑमलेट। करिए अपने दिन की एक मस्त मगन शुरुआत, खाकर हम दोनों सास बहू के ये शानदार स्पेशल ऑमलेट, तरह तरह के फ्लेवर से बना हुआ, स्वाद ऐसा कि मन मचल जाए। रीमा और मधुमालती दोनों सास बहू के ऑमलेट ठेले पर ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है और ग्राहकों को उनका ऑमलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है। अरे वाह, ऐसा ब्रेड ऑमलेट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाया। अरे वाह, मजा ही आ गया। हाँ, आपका यह ऑमलेट ठेला किसी ढाबे से कम नहीं। इतनी अच्छी तरह से ग्राहकों को बैठने की सुविधा भी कर रही हैं, ऊपर से इतना स्वादिष्ट ऑमलेट। आय हाय हा हा। और क्या चाहिए जिंदगी में, है? मैं तहे दिल से ये आशा करता हूं कि आप दोनों सास बहू अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। मधुमालती और रीमा ऑमलेट ठेला के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। वो अब एक अच्छे से मकान में रहने लगते हैं और उन्होंने सारी मुर्गियों को आंगन के केज में रखा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनके ठेले को कोई जला देता है और रातों रात सारी मुर्गियां भी गायब हो जाती हैं। रीमा और मधुमालती बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, हमारा ठेला जलकर राख हो गया सासू माँ। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? हमारी सारी मुर्गियां भी गायब हो गई हैं। दोनों सास बहू बिलक बिलक कर सर पर हाथ रखकर रोती हैं। दोनों बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाती हैं। तभी रीमा को जमीन पर एक लॉकेट गिरा हुआ मिलता है। सासू माँ ये देखिए, ये लॉकेट, ये तो ताऊ जी का लॉकेट है। जब हम उनके यहाँ गए थे तभी मैंने ये उनके गले में देखा था। तो इसका मतलब कहीं जेठ जी ने ही हमारे ऑमलेट ठेला को आग तो नहीं लगाई ना? चल बहू, हम उनसे पूछ कर ही रहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुस्से में कुछ ऐसा मत कीजिए सासू माँ, हो सकता है कि। नहीं रीमा बहू, जेठ जी और अमिताभ जी, इन दोनों का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहा है। जेठ जी मेरे पति की तरक्की से जलते थे और इसीलिए उनसे बात नहीं किया करते थे ज्यादा। और अब हम दोनों भी अपने जीवन में तरक्की करने लगे हैं तो फिर अब वापस वो हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं। रीमा और मधुमती सुरेंद्र के घर के पास जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि सुरेंद्र ने एक खुफिया रूम में अमिताभ और निहार को किडनैप कर रखा है। अमिताभ, निहार, तुम दोनों की बीवियां बेचारी विधवा बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें ये असलियत पता ही नहीं है कि तुम दोनों तो असल में जिंदा हो। लेकिन अब तुम दोनों उम्र भर यहाँ तड़पते रहोगे और मेरे गुलाम बनोगे। बहुत बड़ा आदमी बन रहा था ना तू अमिताभ? अब सड़ यहाँ पर, और बाहर भी तेरी बीवी बहू को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। अरे छोड़ दे मेरी बीवी और बहू को। ताऊ जी प्लीज प्लीज, माँ और रीमा को कुछ मत करो, उन्हें चैन से जीने दो। ये सब देखकर मधुमालती और रीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमिताभ जी और निहार जिंदा हैं? इसका मतलब जेठ जी हमें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। लेकिन अब और नहीं, अब सुरेंद्र का खेल खत्म। वो दोनों फौरन पुलिस को बुलाते हैं और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। ये कहीं का ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा परिवार अब फिर से एक हो जाता है और तो और दोनों सास बहू को उनकी मुर्गियां भी सुरेंद्र के आंगन में वापस मिल जाती हैं। दोनों सास बहू ऑमलेट बेचना नहीं छोड़ती और पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। रतनपुर कहकर एक गांव में कुसुम अपने पियक्कड़ पति महेंद्र के साथ रहा करती थी। महेंद्र दिन रात बस शराब के नशे में धुत रहता था और कुछ काम नहीं करता था, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी कुसुम के कंधों पर थी। कुसुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी और वो खाना बनाकर टिफिन में पैक करके लोगों को बेचती।
टिफिन सर्विस के जरिए कुसुम जैसे तैसे खर्चे निपटाती, लेकिन क्रूर महेंद्र फिर भी कुसुम से लड़ाई करता। मुझे पैसे दे, हाँ मुझे शराब पीनी है, ठेके पे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अबे पैसे देती है कि नहीं कि तुझे एक तू लगा के। जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब मैंने तुम जैसे हैवान से शादी की। अरे जिंदगी बर्बाद तो तूने की है, वो भी मेरी। महेंद्र के झगड़ों से बचने के लिए कुसुम उसे पैसे दे देती और वो उन सारे पैसों को शराब और जुए में उड़ा देता। बेचारी कुसुम दिन रात गैस के आगे खड़े रहकर खाना बनाती और कड़ी मेहनत करके पैसे कमाती, फिर भी महेंद्र को उसकी कीमत नहीं होती। कुसुम के खाने में सभी ग्राहकों को उसके हाथ के बने छोले कुलचे बड़े पसंद होते। धन्यवाद कुसुम जी, आपके हाथ के छोले कुलचे तो मेरे ऑफिस में भी फेमस हो गए हैं। अभी तो ओ जी साडे पंजाबी विच भी इन्ने बढ़िया छोले कुलचे नहीं बनते जी। ओ जिन्ने बढ़िया तुसी बनाते हो कुसुम बेन जी, ओ जी दिल खुश कर देता। ओए बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबा शाबा। धन्यवाद। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका। अच्छा चलिए अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो क्या है ना, फिर मेरे पति शराब पीकर आएंगे और आप ग्राहकों को यूं दरवाजे पर देखकर और भी गुस्सा हो जाएंगे। ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। महेंद्र दारू की बोतल को सर पे रखकर हिलते डुलते हुए नाचते गाते घर आता है। दारू पी के डांस करे डांस करे डांस करे, खुल के रोमांस करे डांस करे डांस करे, हा हा हा। अरे नशे से चढ़ गए, ओए पतंग से लड़ गए। ओए कुसुम मुझे और पैसे देना। अरे मुझे आज महंगी वाली दारू पीने का मन कर रहा है, देना पैसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ खाना पकाते हुए, लोगों के टिफिन बनाते हुए दिन में 50 बार मेरा हाथ जलता है, फिर भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। और तुम हो कि चुटकी में मेरे पैसे उड़ा देते हो। हाँ नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। महेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गैस को उठाकर नीचे जोर से पटकता है और सारा रसोई का सामान यहाँ से वहाँ फेंक देता है। ये ले मेहनत मेहनत मेहनत। अरे तेल लेने गई तेरी मेहनत। ये तुमने क्या कर दिया? इन सब की वजह से तुम्हारा भी पेट पलता था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे कमाऊंगी? खुद तो 24 घंटे नशे में धुत रहते हो, बेशरम कहीं के। जबान संभाल के बात करना, वरना इस चाकू से ही तेरी जबान काट दूंगा। अब ना तो तू कुछ काम पाएगी और ना घमंड करके मुझे नीचा दिखाएगी। अरे तुझे क्या नीचा दिखाऊं रे? हाँ तू है क्या पियक्कड़ कहीं का, निकम्मा निगोड़ा। तेरी तो। महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो बेलन उठाकर कुसुम को मारने लगता है और उसके बाल भी नोचता है। कुसुम दर्द से जोरों जोरों से चीखती चिल्लाती और बिलखती है। बचाओ बचाओ, मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ये ले बोल, और चला, और तेज कैंची की तरह अपनी जबान चला ना। ये ले। नहीं मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। मार खा खाकर कुसुम एक ही बार में चिल्लाती है और वो अपने हाथ में घर में पड़ा हुआ बम्बू उठाती है और महेंद्र की तरफ क्रोधित आंखों से देखती है। इतिहास गवाह है, जब जब एक औरत कमजोर पड़ी है, उसके अंदर माँ काली आई है और उसने बुराई का सर्वनाश किया है। बस अब बहुत सह लिया तुझे मूर्ख आदमी। कुसुम महेंद्र को बम्बू से पीटती है और फिर अपना सारा सामान लेकर भयंकर ठंड में गांव से बाहर निकल जाती है और बस में बैठकर दूसरे गांव में चली जाती है और वहां जाकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करती है। वो सोचती है, क्यों ना मैं यहाँ पर टिफिन सर्विस चलाने की जगह छोले कुलचे का ठेला लगाऊं, क्योंकि मेरे टिफिन में से सबसे ज्यादा छोले कुलचे ही बिकते हैं। पूरा गांव और आस पड़ोस के गांव वासी सब मेरे हाथ के छोले कुलचे के दीवाने हैं। हाँ, यही करती हूँ। कुसुम लोखंड लकड़ियों से अपना एक ठेला लगाती है और सारे बर्तन और छोले कुलचे बनाने की सामग्री को बाजार से ले आती है और छोले कुलचे बनाकर बेचना शुरू करती है।
आइए आइए, गर्मा गर्म पंजाब के स्पेशल छोले कुलचे खाने के लिए आइए। स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आइए आइए, छोले कुलचे, छोले कुलचे। और मिनटों में ही कुसुम के छोले कुलचे ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी लोग ठेले पे आकर बड़े ही चाव से छोले कुलचे खाते हैं और आनंद उठाते हैं। ग्राहक तो कुसुम की तारीफों के पुल बांधते ही रहते हैं। वाह वाह वाह, हमने हमार जीवन में पहली बार कौनो ऐसा व्यंजन खाया है जो हमका इतना बढ़िया लगा। एकदम लाजवाब है ये छोले कुलचे कुसुम बिटिया। धन्यवाद काका, बस अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए मुझ पर। उफ, आपके छोले कुलचे की खुशबू मेरे कॉलेज तक आ रही है। कुसुम आंटी, जल्दी से 5 प्लेट छोले कुलचे पार्सल कर दीजिए, ले जाने के लिए पैक कर दीजिए। हाँ बेटा, अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। इसी तरह कुसुम अपने छोले कुलचे ठेले से खूब सारे पैसे कमाने लगती है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। वही महेंद्र दूसरी शादी करता है और जब वो दूसरी बीवी पर भी हाथ उठाता है और उस पर अपनी चलाने की कोशिश करता है, तभी अबे ओ चपड़गंजू, चल फुट यहाँ से, मैं तेरा अत्याचार नहीं सहूंगी। दूसरी बीवी महेंद्र को लात मारकर अपने घर से धक्का मारकर भगा देती है और महेंद्र रास्ते पर दर दर भटकने लगता है। अरे कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है मेरी। शायद यही है मेरे कर्मों की सजा। वही कुसुम अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और वहाँ की स्पेशल डिश छोले कुलचे रखती है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर फटे पुराने कपड़ों में महेंद्र आता है। उसका हुलिया पूरा भिखारियों की तरह होता है। खाना दे दो कुसुम, बहुत भूख लगी है। मैंने जितने गुनाह किए हैं उनके सामने तो मौत भी एक छोटी सजा लगती है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुसुम अपने नौकर के हाथों महेंद्र को खाना देती है और कहती है, ये खाना मैं तुझे इंसानियत के नाते दे रही हूँ। हम रोज कुत्ते, बिल्ली और बाकी बेजुबान जानवरों को खाना देते हैं। तुझे भी उन्हीं में से एक समझकर दे रही हूँ। तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया ना, मैं उसे भूल नहीं सकती। लेकिन देख, आज किस्मत ने क्या से क्या कर दिखाया। वो तो अच्छा हुआ कि माता रानी ने मुझे तुझसे बचा लिया, वरना मैं आज तक तेरे साथ घुट घुट कर मरती रहती और तेरा अत्याचार सहती रहती। तुझ जैसे लोगों को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। किस्मत ने महेंद्र को उसके कर्मों की सजा दे दी थी। समय गुजरता है और कुसुम अपने कॉलेज के दोस्त रमन से मिलती है, जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और रमन कुसुम का बहुत ही प्यार से और स्नेह से ख्याल रखता। एक दिन रमन सबके सामने घुटनों के बल बैठकर कुसुम को प्रपोज करता है। कुसुम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे हाथ के बने छोले कुलचों की कसम, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और तुमने जितने दर्द सहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा खुशियाँ दूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सभी तालियां बजाते हैं और फिर रमन और कुसुम दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुसुम और रमन दोनों भी शादी करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और इस तरह मुश्किल और संघर्ष से भरी एक गरीब छोले कुलचे वाले की जिंदगी आखिरकार एक खूबसूरत सा मोड़ ले ही लेती है और रमन कुसुम को दुनिया की वो सारी खुशियां देता है जिनके लिए वो हमेशा से तरसती रहे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।